नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे चलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो कोविड अस्पताल का निरीक्षण करते भी योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए थे। विपक्षियों पर निशाना भी उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को टिकट दे रही है, दंगा करने वाले इनकी सूची में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। कोविड में हेल्थ वर्कर्स ने अच्छा काम किया, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। हमने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया है। तो कोविड पर ग्राम प्रधानों से संवाद। तो इस बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। पूर्व आईएएस राम बहादुर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश भी बीजेपी का हिस्सा हो गए। पूर्व सपा एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने भी बीजेपी का कमल थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं। स्वतंत्र अनुराग ठाकुर दंगाइयों को धराशायी करने वाले भाजपा में आ रहे हैं। से पराजित हुए से भी आप दोबारा मिले रहे हैं और सिरसागंज से भी दो शब्द कहे, उसके बाद हम सबके नेता। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जिस तरीके से बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज तमाम लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई है और इसमें प्रमुखता से सपाई है, तो क्या ये सीधा संकेत है या काउंटर अटैक? देखिए, आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर जारी है। सुबह जिनका जिस तरीके से लगातार इंतजार हो रहा था, पूर्व आईपीएस और वर्तमान में अभी हाल में ही बीआरएस लेकर कानपुर से आए हैं, असीम अरुण सुबह ज्वाइन किया था। उसके बाद अभी शाम 4 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह, दोनों एमएलसी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ ही साथ जो पूर्व आईपीएस है राम बहादुर, जो कि बीएसपी से मोहनलालगंज से चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरे नंबर के विजेता रहे हैं। तो तमाम जो दलों के लोग अभी भाजपा में ज्वाइन किया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार जो भाजपा है वो अपनी ताकत लगा रही है कि विपक्षियों को जिस तरीके से अभी राजनीतिक माहौल बिगड़ा था उसको सुधारने के लिए, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जवाब देने के लिए ये सब कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि ये जानकारी सूत्र हवाले से कल तक ये भी मिल रही थी कि मुलायम सिंह परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है, लेकिन उस जो खबर पे कहीं ना कहीं विराम लग चुकी है, क्योंकि सुबह से इंतजार हो रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दल बदल का दौर जारी है, पार्टी ज्वाइन हो रही है, पार्टी का साथ छूट भी रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने बढ़त बताते हुए, जताते हुए स्वतंत्र देव सिंह, अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में कई लोगों को बीजेपी का कमल थमाया है। चलिए योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं, क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं कोविड प्रबंधन को लेकर, सुनिए। अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना कि इन लोगों ने इतनी डोज, पहली डोज ले ली है, इतने लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, इतने 15 से 17 वर्ष के नौजवानों ने, इतने लोगों ने डोज ली है, इतने लोग बचे हुए हैं, और 60 साल से ऊपर के लोग इतने हैं जिन लोगों ने अभी तक प्रिकॉशंस डोज यानी बूस्टर डोज इतने लोगों ने ली है। यह एक तो सूची तैयार करना। संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कोई बाहर से आया है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी है, उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना। अगर कोई लक्षण है तो आरआरटी की रैपिड रिस्पांस टीम को बुला करके उन लोगों को उनको टेस्ट करवाना। टेस्ट करवाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोरोना आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था कराना, प्रतिदिन उसकी निगरानी करने की व्यवस्था करना। होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो उससे वह पीपी किट पहने हुए हो। सावधानी रखें। देखिए, सेकेंड लहर की तुलना में थर्ड लहर, तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है।
हम बचाव के लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक, और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे सहारनपुर में दूसरी लहर के दौरान में गया था और एक ग्राम पंचायत में एक महिला ग्राम प्रधान मुझे मिली थी, जो तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ये कहते नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर निर्देश दिया है तमाम लोगों को कि अगर क्षेत्र में कोई भी प्रविष्ट होता है तो उसकी जांच बेहतरी से होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में कोविड तैयारियों का केजीएमयू पहुंच करके जायजा लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल की। सीएम ने कहा, प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ही सबसे ज्यादा कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, इस कारण को जानने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम गठित की गई है जो कि राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। केजीएमयू का आज मैं यही निरीक्षण करने के लिए आया हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे अधिक कोविड पॉजिटिव मामले लखनऊ में आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आए हैं। एक्टिव केस भी सर्वाधिक लखनऊ में है। तो स्वाभाविक रूप से राजधानी लखनऊ में इन कारणों को जानने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है, जो एक्सपर्ट कमेटी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर, केजीएमयू के वीसी और अन्य इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस दिशा में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार फिर उसके अनुरूप निर्णय लेकर के आईसीएमआर और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश के अंदर उस प्रकार की अपनी रणनीति बनाती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। असीम अरुण ने कहा, मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवार को इच्छा रहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बने और समाज की सेवा करे। एक ईमानदार छवि, दलित, शोषित, वंचितों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण ना हो, ऐसे असीम अरुण के पिता ने यूपी डीजीपी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। वहीं इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरुण युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण ना हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। योगी जी को, माननीय योगी जी को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो व्यवस्था दी है कानून व्यवस्था के लिए, जो शक्ति पूरे केवल पुलिस नहीं पूरी व्यवस्था को दी है, उसका ही परिणाम है। इसको हम लोग को आगे और मजबूत करना है, प्रणालीगत संस्थाएं विकसित और मजबूत तरीके से करनी है, जिससे कि ये व्यवस्थित हो जाए। हम जोड़ने का प्रयास, मैं ज्यादा नहीं।
योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी को स्वीकार कर लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर उनके कई साथियों ने भी सपा की सदस्यता ली है, जिसमें बीजेपी और बसपा के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा ने भी सपा की सदस्यता ली है। सपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों पिछड़ों का जो हित है उसकी अवहेलना की है, उसकी अनदेखी की है। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। वहीं इस मौके पर सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दलितों पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ भी दिया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद वो बर्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हुआ। बताओ, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार न हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव न हो, जिन्हें पक्षियों से न कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे। कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेगी। कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है? पत्रकार साहब, ये बात सच है कि नहीं सच? तो ये हम सब लोग जानते हैं, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए, चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, थोड़ी जाते हैं। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है, तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो, हम देख तो नहीं कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आपने न्यूज बन जाए। तो वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करती नजर आई। ये सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी की है। एमआईएम की पहली सूची में
9 सीटों के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान है। इनमें से 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना तय है और एक सीट पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। एआईएमआईएम की ओर से जारी सूची के मुताबिक गाजियाबाद की लोनी सीट पर डॉक्टर मेहताब को उम्मीदवार बनाया गया है। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट से फरकान चौधरी और धौलाना सीट पर हाजी आरिफ को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ के सिवाल खास से रफत खान, सरधना सीट से जिशान आलम और किठौर सीट से तस्लीम अहमद चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं सहारनपुर जिले के बेहट सीट से अमजद अली और सहारनपुर देहात सीट से मरगून हसन उम्मीदवार होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक दे भूमिका करेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से करीबन 40 नाम फाइनल थे, लेकिन 30 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी को पुनः होमवर्क करने के लिए अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा तभी की जाएगी जब 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 40 सीटों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन अभी 30 सीटें बाकी हैं। प्रभारी देवेंद्र यादव की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों और प्रदेश के नेताओं की रिपोर्ट अलग अलग होने की वजह से केंद्रीय चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी को दोबारा से होमवर्क करने को कहा है। कहा मंथन कीजिए और जो फाइनल रिपोर्ट है वो भेजिए। ये क्या है कि दो रिपोर्ट आ रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने में भाजपा नेतृत्व को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव समिति की बैठक में 50 विधानसभा क्षेत्रों से आए नामों पर तकरीबन सहमति बन चुकी है, लेकिन 20 विधानसभा सीटों पर माथापच्ची के बाद असमंजस्य की स्थिति है। अब इसे केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया गया है। शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा वार आए नामों पर विचार हुआ। मंत्रियों, वरिष्ठ विधायकों की सीटों पर एक एक नाम, ऐसी सीटें जिनमें पार्टी के पास सकारात्मक फीडबैक है, पर 1 से 2 नामों का पैनल बनाया गया है। जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति कमजोर है या कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है, वहां पर 3-3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। वहीं इन सीटों पर पार्टी सहमति के बिंदु अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही खेमों में एक जैसी स्थिति है। कांग्रेस ने कहा कि 40 नाम फाइनल हो गए हैं, 30 नामों पर चर्चा बाकी है, जबकि बीजेपी कहती है कि 50 नाम फाइनल हो गए, 20 नामों पर चर्चा बाकी है। यानी कि दोनों ही जगहों पर माथापच्ची का दौर जारी है। जी निश्चित तौर पर मैं पहले कांग्रेस पर आता हूं। तो कांग्रेस का लगातार जो है जो बड़े पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही चर्चाएं भी चल रही हैं, लिस्ट भी बन रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज सूत्र बता रहे थे कि आज जो पहली लिस्ट है वो कांग्रेस की आ जाएगी, लेकिन अभी तक का जो समय हो गया है अभी तक लिस्ट नहीं आई है। कहीं ना कहीं जो ये पार्टी जो तमाम सारे नेता हैं, जो विधायकगण हैं, वह अपनी अपनी मजबूती पेश करने की कवायद तेज कर दी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो मुख्यालय की बात की जाए, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो लगातार राजधानी देहरादून पहुंच रहे थे और जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो लोग हैं वो पार्टी कब निर्णय लेगी कि किस प्रत्याशी पर जो है कांग्रेस दांव खेले या किस प्रत्याशी को बैठाए, या तो समीकरण साधने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर यह हो रहा है कि जो प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पा रही है, तो जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं कि किस प्रत्याशी को। ठीक है नवीन, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि ये जो आम सहमति नहीं बन पा रही है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसके पीछे क्या बड़े नेताओं की सहमति ना बनना एक बड़ी वजह है या फिर अंतर कला एक बड़ी वजह है? क्योंकि एक एक सीट से दावेदार ज्यादा हैं, सभी चाहते हैं कि उनको 5 साल की तपस्या का फल मिल जाए, लेकिन वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 5 सालों से अपना पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उनको यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा टिकट कट रहा है। उसको लेकर वह पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर भी दबाव बना रहे हैं और साथ में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन पे भी सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही। इस वजह से भी जो प्रत्याशियों के नामों में चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, दोनों दलों में यह सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है प्रत्याशियों को लेकर। इसको लेकर ही इसी वजह से जो है कि जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा नहीं हो
हो पा रही है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 40 नामों की घोषणा हो गई थी, इसके साथ ही बीजेपी में 50 नामों पर भी संतुष्टि बनी हुई है, लेकिन अभी तक जो लिस्ट है वह नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा में देरी हो रही है। इसके साथ ही जो बड़े नेता हैं उनके जो बिल्कुल विचार आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर ज्यादा चिंतित भी है नवीन, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके क्षेत्र में पर्याप्त समय भी चाहिए कैंपेनिंग करने के लिए। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंचे हुए हैं, जहां पर सेक्टर 22 के चौड़ा गांव में जाकर के उन्होंने डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी किया और लोगों से जनसंपर्क करते हुए उनकी समस्याएं सुनी हैं, साथ ही कांग्रेस को जिताने की अपील की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सभी रुके काम पूरे हो जाएंगे, घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक को भारी मतों से जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से नोएडा विधानसभा क्षेत्र से पंखुड़ी पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ के लिए नया या बाहर के हैं पंकज सिंह है, जो दिल्ली में रहते हैं, 5 साल विधायक रहने के बाद भी यहाँ सुख दुख में नहीं खड़े हुए। तो सर इस बार कांग्रेस पार्टी प्रदेश में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परचम फहराएंगे। यहाँ के लिए नया या बाहर के हैं पंकज सिंह है, जो दिल्ली में रहते हैं, 5 साल विधायक रहने के बाद भी यहाँ सुख दुख में नहीं खड़े हुए। तो सर इस बार कांग्रेस पार्टी प्रदेश में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परचम फहराएंगे। तो तमाम दावे हैं और वादे भी हैं। पंखुड़ी पाठक वही हैं जो समाजवादी पार्टी में थी, काफी चर्चाओं में रही, फिर उसके बाद अवहेलना अपमान के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और ये उसी सूची में शुमार हैं। 125 लोगों की सूची है, जिनमें से 50 महिलाओं को टिकट मिला, जिसमें तमाम पीड़ितों शोषितों को टिकट देने का दावा किया जा रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।